जय हिंद साथियों, रेलवे एचआरएमएस ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें टॉपिक है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। तो साथियों, ये टॉपिक जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक वाइज टॉपिक जो वीडियो में बना रहा हूं वो आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो साथियों, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी साथियों में जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो सिलेबस बता चुका हूं उसके लगभग जो है सभी टॉपिक पे जो है मैं वीडियो बना के आपको उपलब्ध कराऊंगा। अगर लाइव क्लास चलती है तो कुछ टॉपिक उसमें बताए जाएंगे, अगर नहीं लाइव क्लास चलाने का टाइम मिल पाता तो मैं आपको जो है वीडियो के ही माध्यम से सभी टॉपिक जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो साथियों, चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये जो इसमें दिया है संक्षिप्त इतिहास, उसका उद्देश्य एवं महत्व, शॉर्ट हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी, तो देखेंगे हम इसमें। जैसे कि ये पॉइंट बाय पॉइंट जो है इसकी जो विशेषताएं लिखी हैं उसको देखेंगे। जैसे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का जो प्रमुख उद्देश्य था, औद्योगिक घटनाओं या चोट तथा व्यवसायिक रोगों के कारण कर्मचारियों की मृत्यु या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना। साथियों, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो जब नियम नहीं बना था, ये अधिनियम नहीं बना था, इसके पहले क्या होता था, जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको कोई प्रकार की क्षति हो जाती थी, कोई उनका हाथ कट जाना, पैर कट जाना, या फिर कुछ कंडीशन में उनकी डेथ तक हो जाती थी, मर जाते थे। लेकिन उनके फैमिली वालों को, जो उन पर जो डिपेंड है, आश्रित है, उनको जो है कोई भी प्रकार का हर्जाना जीवन यापन करने के लिए नहीं दिया जाता था। तो ये गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये तो गलत हो रहा है कि एम्प्लॉय जो है काम करते हुए जो है उसकी डेथ हुई है, मतलब जो जिस उसमें फैक्ट्री में वर्क कर रहा है उससे जो कुछ ऐसा रहता था कि कुछ फैक्ट्रियों से जैसे जहरीली जो है गैस निकल रही या कुछ निकल रही, तो उससे जो है लोगों को बीमारियां हो जाती थी। तो बीमारियां हो जाती थी, उसमें भी लोगों की डेथ हो जाती थी। तो सरकार ने ये कहा कि भाई अगर इस कंडीशन में डेथ होती है तो उनके फैमिली को हर्जाना देना चाहिए नियोक्ता को। जो फैक्ट्री का मालिक है, मालिक एक भी हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप बना के भी जो है कोई कंपनी चलाते हैं, तो उनको जो है हर्जाना मतलब उनको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो है एक्ट बनाया गया। तो जब नहीं बना था एक्ट तो उसमें जो है कुछ लोग जो है जो थोड़ा ठीक होते थे वो दे देते थे और कुछ लोग जो है नहीं देते थे। तो इस वजह से ये जो है अधिनियम बनाया गया, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 इसको कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है
दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कर्मचारी को होने वाली अयोग्यता आंशिक हो सकती है या पूर्ण। आंशिक अयोग्यता स्थायी हो सकती है या अस्थायी। पूर्ण अयोग्यता भी अस्थायी हो सकती है या स्थायी। अस्थायी का मतलब कुछ दिनों में ठीक हो जाना, स्थायी का मतलब फिर कभी ठीक ना हो। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट है ये वाला, क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता तब दायी माना जाएगा जब कर्मचारी को काम के अंतर्गत तथा काम के दौरान दुर्घटना, एक्सीडेंट arising out of and in the course of employment या व्यवसायिक रोग हुआ हो। मतलब नियोक्ता कर्मचारी को तभी जो है क्षतिपूर्ति देगा जब जो है कर्मचारी को काम करने के दौरान कोई दुर्घटना का शिकार हुआ हो कर्मचारी, या फिर उसको व्यवसायिक रोग हुआ हो। व्यवसायिक रोग जैसे कि मैं बता दूं कि जो पेंटर लोग हैं, पेंटर जो पेंट करने का काम करते हैं, तो जो पेंट होता है उसकी स्मेल से, उसका जो बास जो मुंह में जाती है उससे लोगों को क्या है, खांसी सी आती है। खांसी सी कुछ लोगों को आती रहती है, तो उस वजह से वो टीबी का शिकार हो जाती है। तो जैसे रेलवे में जो है उनको जो है कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता था। तो ऐसी जो है बहुत सारी, कुछ लोग जहरीली गैसों में काम कर रहे हैं, तो मतलब इस तरीके का जो है उनको व्यवसायिक रोग हो जाता था। तो इस वजह से जो है नियोक्ता जो है उनको, अगर ऐसी कोई घटना होती है और एम्प्लॉय की डेथ होती है, तो नियोक्ता उनको हर्जाना देते थे, मतलब कुछ अमाउंट, और उनके डिपेंडेंट को किसी को भी नौकरी का भी प्रावधान था। देखते हैं इसमें, क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता तब दायी नहीं माना जाएगा जब चोट लगने से कर्मचारी पूर्णतः या अंशतः 3 दिन से अधिक के लिए अयोग्य ना हो। अगर 3 दिन से अधिक के लिए, 3 दिन तक अगर अयोग्य है, तो जो है उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। मतलब 3 दिन तक अगर वो काम नहीं कर पा रहा, फिर 3 दिन से चौथे 5वें दिन काम करेगा, मतलब 2-3 दिन में उसका जो क्षति हुई है वो ठीक हो जाती है, तो जो है कोई हर्जाना, क्षतिपूर्ति कोई नहीं दिया जाएगा। फिर दुर्घटना कर्मचारी द्वारा नशीले पदार्थ का उपयोग करने से हुई हो या सुरक्षा संबंधी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करने के कारण हुई हो। तो अगर वो एम्प्लॉय नशीला पदार्थ का सेवन करके जो है, भाई लापरवाही से काम करेगा, अगर नशीला नशा उसने किया है, तो जो है वो हर्जाना क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। और जो जानबूझकर सुरक्षा संबंधी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करना, जैसे कहीं पर जो है आपको सेफ्टी शू पहन के जाना है और आप जो है ऐसी चप्पल में घुस गए, तो इस कंडीशन में जो है आपको कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। रेलवे में भी ऐसा है, सेफ्टी शू मिलते हैं, अगर आपको सेफ्टी शू के रहते हुए पैरों में चोट लग जाती है तो आपको आईओडी दी जाएगी। अगर आप काम कर रहे हैं चप्पल पहनकर और आपको चोट लग जाएगी तो आपको कोई आईओडी नहीं देगा रेलवे। चलते हैं नेक्स्ट। क्षतिपूर्ति की राशि भिन्न भिन्न अयोग्यताओं के लिए भिन्न भिन्न निर्धारित की गई है। ये अर्धमासिक भुगतान के रूप में हो सकती है या एक मुश्त राशि के रूप में। कोई भी नियोक्ता कर्मचारी के साथ अनुबंध करके क्षतिपूर्ति के दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकता। मतलब क्षतिपूर्ति उसको देना ही पड़ेगा अगर कोई कर्मचारी घायल होता है। इसके बाद आते हैं, क्षतिपूर्ति के भुगतान में त्रुटि करने पर नियोक्ता पर दंड की व्यवस्था भी की गई है। अगर नियोक्ता क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं करता है तो उसको दंड देने का भी प्रावधान है।
क्षतिपूर्ति का भुगतान देय होने की तिथि के 1 माह के भीतर उसका भुगतान हो जाना आवश्यक है। विलंब की दशा में दंड के साथ साथ अदत्त राशि पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज के भुगतान का भी प्रावधान है। तो जितने भी ये जो क्षतिपूर्ति देगा, अगर वो लेट करता है, 1 महीने के अंदर अंदर भुगतान नहीं करता है, तो उसको जो राशि वो जो राशि उसको देना है, जो राशि उसके देना पड़ेगी, उसका 12% एक्स्ट्रा ब्याज लग के फिर उसको देना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अगर आपका 20,000 रिटर्न है, 20,000 रिटर्न है और आपका वो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद अगर रिफंड आता है तो उस पर इंटरेस्ट लग के आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दुर्घटना के कारण कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति की राशि का विवरण नियमानुसार कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। यह एक मुश्त रकम पहले नियोक्ता कमिश्नर के पास जमा करेगा। मतलब अगर जो है कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, तो जो उनके जो आश्रित हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनको जो है क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षतिपूर्ति की रकम किसी भी प्रकार की कुर्की, जप्ती आदि से मुक्त होगी। अगर आपके घर की कुर्की हो गई या जप्ती हो गई तो आपकी जो वो क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो आपसे नहीं छीनी जाएगी। इसके बाद क्षतिपूर्ति से संबंधित दावे कमिश्नर के समक्ष किए जाएंगे, जो इन दावों को निपटारा करेगा। तो क्षतिपूर्ति के जो से संबंधित जो दावे हैं वो कमिश्नर के समक्ष किए जाएंगे। नेक्स्ट है, दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी की डॉक्टरी जांच योग्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क की जाएगी। यदि किसी ठेकेदार को नियोक्ता ने अपना काम चलाने के लिए नियुक्त किया है और ठेकेदार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी की दुर्घटना होने पर ठेकेदार ने क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है तो वह यह रकम प्रधान से नियोक्ता प्राप्त कर लेगा। इसके बाद कमिश्नर के क्षतिपूर्ति संबंधी निर्णय के विरुद्ध 60 डेज 7 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर कमिश्नर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो 7 दिनों के भीतर आप उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। अब इसका देखेंगे कि हम ये जो अधिनियम है ये प्रारंभ कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ। ये इधर से चलते हैं। वर्तमान औद्योगिक युग में यंत्रों के बढ़ते हुए उपयोग तथा उत्पादन प्रक्रिया की जटिलता के परिणाम स्वरूप कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को खतरे की संभावना बढ़ गई है। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति हमारे देश में पहले से ही दयनीय है, अतः दुर्घटनाओं से उत्पन्न विषम परिस्थिति में उनके संरक्षण की आवश्यकता पहले से आज कहीं अधिक महसूस की जाती है। इस संबंध में कानून उनका अधिक संरक्षण कर सकता है। कानून न केवल दुर्घटनाओं तथा रोगों को रोकने में सहायक हो सकता है, वरन उपयुक्त चिकित्सा, क्षतिपूर्ति आदि की व्यवस्था के जरिए श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। अतः श्रमिकों की सुरक्षा के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम को लागू करना एक अनिवार्यता है। भारत जैसे देशों में इसकी भूमिका निर्विवाद है। सामाजिक सुरक्षा की दशा में इस प्रकार का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी जो है इंट्रोडक्टरी प्रारंभ है। मतलब ये प्रारंभ क्यों हुआ भाई? देश में फैक्ट्रियां खोली गई। अब फैक्ट्रियों में जो है मशीनों में जब लोग काम करेंगे तो दुर्घटनाएं उसमें आए दिन होती ही रहती है।
अब जैसे दुर्घटना हुई और जो एक बोला जाए कि जो घर का मुखिया और उसकी डेथ हो जाती है, तो आप उस फैमिली से पूछिए कि उस पर क्या गुजरता है। वो बच्चों का, जैसे उसकी वाइफ हुई, बच्चे हुए, तो वो कैसे भरण पोषण अपनी फैमिली का करेगी। तो इस वजह से इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो है ये अधिनियम बनाया, जिसमें जो है क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान रखा गया। इसका जो संक्षिप्त जो इतिहास है मैं बता दूं, शॉर्ट हिस्ट्री है। पहले हिस्ट्री इसकी क्या रही, जिसको देख के जो है उनमें देखते हैं। श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम का इतिहास सन 1885 से प्रारंभ होता है, जबकि तत्कालीन सरकार द्वारा भारत में प्राणघातक दुर्घटना अधिनियम फैटल एक्सीडेंट एक्ट बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए उस समय दायी ठहराया जा सकता था, जबकि होने वाली श्रमिक दुर्घटना नियोक्ता की स्पष्ट अपेक्षा के कारण होती है। इस अधिनियम के अग्रलिखित दोष थे। मतलब इस समय जो है, जो क्षतिपूर्ति के लिए, जो नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए तभी दावा किया जा सकता है जब जो है श्रमिक दुर्घटना नियोक्ता की स्पष्ट उपेक्षा के कारण होती है। और इसके जो दोष मैं बता देता हूं, जैसे कि ये है फर्स्ट, समान रोजगार का सिद्धांत। समान रोजगार का सिद्धांत क्या है, इसमें मैं बता देता आपको। तो समान रोजगार में जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों को अलग अलग काम दिया गया कि भाई आपका ये काम आप इधर करो, आप ये करो, एक ही काम। अगर दूसरे जो श्रमिक से किसी दूसरे व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा। जब उसको उसी के काम से क्षतिपूर्ति होती है, तभी जो है उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जब उसको कोई जो है नुकसान होता है या डेथ होती है। जैसे कि यदि अनेक व्यक्ति मिलकर किसी समान उद्देश्य हेतु काम करें और एक श्रमिक को दूसरे श्रमिक के कार्य या त्रुटि से कोई चोट लग जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी दशा में नियोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होता। इस सिद्धांत की आड़ में नियोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व से बचने का प्रयत्न करते थे। वे बचाव के लिए तर्क देते थे कि श्रमिक की दुर्घटना अथवा मृत्यु अन्य श्रमिक के कार्य या त्रुटि से हुई है। तो मतलब इस कंडीशन में नियोक्ता जो है क्षतिपूर्ति से बच जाता था कि भाई वो अगर उसी के काम से उसको नुकसान हुआ है, चोट आई है, मृत्यु हुई है, तभी जो है नियोक्ता उसको क्षतिपूर्ति देता था। और कुछ नियोक्ता तो ऐसे थे कि उसी के काम से उसको नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ बहाना बना के जो है क्षतिपूर्ति नहीं देते थे। इसके बाद सेकंड वाला है अनुमानित या ज्ञात जोखिम का सिद्धांत। इस सिद्धांत डॉक्ट्राइन्स ऑफ एज्यूम्ड रिस्क, इस सिद्धांत का सहारा लेकर भी नियोक्ता क्षतिपूर्ति के दायित्व से बच जाते थे। इस सिद्धांत में यह बात मान ली गई है कि कारखाने में यदि श्रमिक कोई जोखिमपूर्ण काम कर रहा है, तो उसे जोखिम की प्रकृति का ज्ञान रहता है। अतः नियोक्ता श्रमिक को काम के दौरान होने वाली दुर्घटना या चोट की क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि श्रमिक को जोखिम का अनुमान था, इसलिए उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत में यह स्वीकार कर लिया गया है कि श्रमिक को कारखाने में काम करने के लिए जो मजदूरी दी जाती है उसमें अनुमानित जोखिम की कीमत भी शामिल है। इसलिए जोखिम से होने वाली दुर्घटना या चोट की क्षतिपूर्ति पृथक रूप से क्यों की जाए, इस प्रकार नियोक्ता हमेशा क्षतिपूर्ति के दायित्व से बच जाता था। इसमें क्या था कि भाई ऐसा काम है जो जोखिम भरा है, रिस्क वाला है, तो उसमें क्या है, कुछ
जैसे पेमेंट उसकी कुछ है, थोड़ा और बढ़ा के उसको रिस्क अलाउंस करके थोड़ा ऐड कर दिया जाता था और उसको बोल दिया जाता भैया ये रिस्क वाला काम है और आपको ये पता है कि यहाँ रिस्क है, जिससे आपको कुछ रिस्क अलाउंस आपकी सैलरी में दे रहे हैं हम, और जो क्षतिपूर्ति हम नहीं देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। इसके बाद आ जाएगा उपेक्षा या असावधानी का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इस सिद्धांत के अनुसार यह तर्क दिया जाता है कि श्रमिक को होने वाली दुर्घटना या चोट श्रमिक की असावधानी से ही होती है। यदि श्रमिक सावधानी से प्रत्येक कार्य करता तो संभवतः दुर्घटना ना होती। इसका सहारा लेकर भी नियोक्ता अपने दायित्व से बच जाते थे। फलस्वरूप श्रमिकों को अनेक दुर्घटनाओं, बीमारियों और आघातों का शिकार होना पड़ता था। इसके बाद 4th नंबर का पॉइंट है अधिक धन तथा समय लगाना। उपयुक्त दोषों के अलावा दुर्घटना की दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए जो कानूनी कार्रवाई की जाती थी उसमें श्रमिकों को काफी धन खर्च करना पड़ता था और न्याय प्राप्त करने में काफी समय लग जाता था। श्रमिकों की दयनीय आर्थिक दशा के कारण वे कानूनी कार्रवाई करने में असमर्थ से रहते थे। इसलिए श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम की पृथक आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि इसमें जो है कानूनी कार्रवाई करने में जो है श्रमिकों को बहुत टाइम लग जाता था, उनको पैसा भी लगाना पड़ता था। लेकिन जब जिन लोगों का जो है मुखिया चला गया उनके पास पैसों की तो बहुत दिक्कत रहती होगी, तो इस वजह से जो है जो क्षतिपूर्ति अधिनियम की जो है आवश्यकता समझी गई और क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 जो है लाया गया। इसके बाद चलते हैं सन 1988 में कारखाना अधिनियम की धारा 43 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार फौजदारी न्यायालयों को अधिकार दिए गए कि श्रमिक की शारीरिक चोट या मृत्यु संबंधी अपराध के संबंध में किए गए समस्त अर्थदंड या उसका एक भाग क्षतिग्रस्त या मृतक श्रमिक के वैधानिक प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाए। इसके पश्चात सरकार ने 5 मार्च 1923 को श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पारित किया, जिसमें 1 जुलाई 1924 से लागू हुआ। जिससे जो है अब आपको ये बता दूं मैं, ये देखिए, सॉरी, ये इधर लाइन, तो सरकार ने जो 5 मार्च 1930 को परजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है पारित किया और 1 जुलाई 1924 से जो है उसको लागू किया। ये डेट आपको याद रख लेना है, लिख लेना है। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए, तदनुसार अधिनियम के क्षेत्र सीमा, लाभ की मात्रा इत्यादि में वृद्धि की गई। सन 1962 में अनुसूची 2, जिसमें व्यावसायिक बीमारियों के नाम हैं, अधिनियम में जोड़ी गई। सन 1923 में रोजगार के प्रकारों जिन पर यह अधिनियम लागू होगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि संबंधी अनुसूची भी बढ़ाई गई। सन 1939 में नियोक्ता दायित्व अधिनियम एम्प्लॉयर लायबिलिटी एक्ट पास किया गया, जिसके द्वारा नियोक्ताओं को का दायित्व निर्धारित कर दिया गया तथा उपयुक्त सामान्य रोजगार अनुमानित जोखिम असावधानी का सिद्धांत आधारों पर क्षतिपूर्ति से बचने पर प्रतिबंध लगा दिए। 1950, 51, 52, 53 और 1959 में इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि, भुगतान की अवधि, नियोक्ताओं के दायित्व आदि के संबंध में विशेष परिवर्तन किए गए। इसके बाद सन 1961-62 में कई संशोधन किए गए हैं। इसके
1976, 1995 तथा 2009 में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन इस अधिनियम में किए गए हैं तथा इसका क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है। इस अधिनियम का नाम बदलकर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया है, जो पहले श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था। अब जो है इसका अगर बोला जाए तो इस अधिनियम का जो नाम पहले जो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, पहले श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम मतलब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था, और अब जो है 2009 में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट जो है इसका नाम जो है बदलकर कर दिया गया है। तो साथियों, आज के वीडियो में यहां तक ही। आगे के वीडियो में आप बताइए कि टॉपिक अच्छा लगा तो मैं आगे जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो साथियों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और जो आपको इसमें जो मेन डेट लगे वो आप नोट जरूर करते जाएं। तो साथियों, आज के वीडियो में विदा लेता हूं। बहुत ही जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए आप रेलवे HRMS ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलता हूं। अशोक कुशवाहा का सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार।